नमस्कार छात्रों, मैं मनोज कुमार आपका एसएसटी का टीचर आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर चैप्टर मौर्य प्रशासन को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैंने अभी तक आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया। मौर्य साम्राज्य में जो मुख्य शासक थे जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो उसका महामंत्री था उसके बारे में, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार, उसके बाद अशोक और जो उसके पश्चात जो अशोक के पुत्र जिसमें आपके संप्रति दशरथ, कुणाल इन लोगों के नाम आते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका मौर्य प्रशासन की देखने को मिलती है। हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में भी आपको अवगत करा दिया कि 13 शिलालेख अशोक के मिले हैं। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कुछ शिलालेख अलग से, जैसे प्रथम पृथक शिलालेख से अशोक अपने समस्त प्रजा को अपनी संतान कह के बुलाता है। इसी प्रकार लुम्बिनी का और रुम्मनदेही का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जहाँ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा करने के बारे में वर्णन मिलता है। ये सारी चीजें हमने आपको अब तक कराया। आज मौर्य प्रशासन के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मौर्य प्रशासन देखा जाए तो मौर्य प्रशासन क्या था, उत्तर में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर जिसकी उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और कांधार, काबुल ये क्षेत्र आता था। अगर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर सीमा प्रांत की जो राजधानी थी मौर्य प्रशासन में वो तक्षशिला थी। इसके पश्चात दक्षिणी भाग में अगर देखा जाए तो दक्षिण में आप देखते हैं कि मैसूर राज्य का जो क्षेत्र है, मैसूर और इड़ागुड़ी और इसके अलावा कर्नाटक का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मैं बता चुका हूं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने उत्तरार्ध में या अपने अंतिम अवस्था में जब उसके यहाँ काल पड़ गया तो बौद्ध जैन आचार्य से जैन धर्म ग्रहण करने के पश्चात वह दक्षिण भारत में चला गया और वहीं श्रावण बेलगोला में उसने संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। तो इस बात से ये प्रमाण मिलता है या सिद्ध होता है कि दक्षिण में मैसूर के आसपास तक का क्षेत्र कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का ये हिस्सा था। अगर पूरब में बात करें तो इस प्रकार दक्षिण की जो राजधानी थी या दक्षिणी प्रांत की जो राजधानी थी वो स्वर्णगिरी थी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी। उत्तर सीमा प्रांत में राजधानी आपकी हो गई तक्षशिला और दक्षिणी मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार पश्चिम में उज्जैनी या उज्जैन मौर्य प्रांत की राजधानी थी। इसके पश्चात पूर्वी भाग में जो मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रांत था उसकी राजधानी तोसली थी। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी और पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी और पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था मुख्य रूप से। केंद्रीय भाग की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। केंद्र में जो सबसे बड़ा प्रमुख पद होता था मौर्य साम्राज्य में वो कौन था? राजा। अर्थात सारी व्यवस्थाएं राजा के अंतर्गत आती थी। राजा सर्वोच्च अधिकारी सेना का होता था, सर्वोच्च अधिकारी न्याय का होता था, सर्वोच्च अधिकारी समाज का, अर्थात प्रत्येक वस्तु और सारी चीजें या जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब राजा के अंतर्गत आती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च प्रमुख पद था वो राजा का होता था। इसी प्रकार से मौर्य प्रशासन को
4 प्रांतों में बांटा गया था। मैंने बताया उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी प्रांत और पश्चिमी प्रांत। प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग अलग राजधानियां थी। प्रांतों में जो अधिकारी होते थे, श्रेष्ठ अधिकारी या सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे, वो कुमार या प्रांतपति कहलाते थे। सबसे ऊपर राजा, जो देश का पूरे का राष्ट्र का प्रमुख होता था। उसके पश्चात राष्ट्र प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो प्रांतपति या गवर्नर होता था, जिसको कुमार कहते थे। ये जो अधिकारी था संभवतः राज परिवार से ही संबंधित या राजा का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, तो प्रांतों में उन्हीं व्यक्तियों को प्रांतपति या गवर्नर बनाया जाता था जो राज परिवार से संबंधित होते थे या राजा का जिन पर बहुत अधिक विश्वास होता था। इसके अलावा प्रांतों में प्रांतपति की सहायता के लिए या कुमार की सहायता के लिए एक मंत्र परिषद हुआ करती थी। मंत्र परिषद हुआ करती थी। इसमें प्रादेशिक और मामात्य जैसे अधिकारी भी हुआ करते थे। मंत्र परिषद में 30 सदस्य होते थे। प्रत्येक 30 सदस्य होते थे और ये 30 सदस्य 5 समितियों में बटे हुए थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मंत्र परिषद होती थी प्रांतपति की सहायता के लिए, जिस मंत्र परिषद के कितने सदस्य होते थे? 30। और ये 30 सदस्य 5 समितियों में विभाजित थे। अगर देखा जाए तो ये 5 समितियां क्या क्या कार्य करती थी? 5 समितियों में जो कार्य था, प्रथम समिति का कार्य क्या था? उद्योग से संबंधित। उद्योग मतलब राष्ट्र में या प्रांत में, राष्ट्र के अंतर्गत जिस प्रांत में जो समिति है उसका कार्य ये है कि कौन कौन से उद्योग लगाए जाने हैं, कौन कौन से उद्योग की उस प्रांत में संभावना है, किन उद्योगों के माध्यम से प्रांत को अधिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है, जो उद्योग चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा ये तो पहली समिति हो गई। दूसरी समिति जो मौर्य प्रशासन में प्रांतों में उपस्थित होती थी, उसका कार्य विदेशियों के मामले देखना था। अर्थात दूसरी समिति का कार्य विदेशों से आने वाले व्यापारियों या इस देश से जाने वाले लोगों के बारे में और व्यापार वाणिज्य के बारे में कार्य करना इसका काम था। विदेश से आने वाले लोग कहाँ रुकेंगे, किससे बात करेंगे, इनका किससे मुलाकात होनी है, ये सारी व्यवस्थाएं दूसरी समिति या द्वितीय नंबर की जो समिति होती थी उसका कार्य होता था। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो समिति थी उसका कार्य जन्म मृत्यु का हिसाब रखना था। किसी भी प्रांत में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी, बच्चों की मृत्यु होती थी, बुजुर्गों की मृत्यु होती थी और इसी प्रकार हजारों की संख्या में व्यक्ति जन्म लेते थे। तो तीसरी समिति का कार्य जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना था। अर्थात तीसरी जो समिति थी, यह समिति जनगणना का कार्य भी करती थी। चौथी मैंने समिति बताई, ये समिति व्यापार और वाणिज्य से संबंधित होती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य अर्थात एक प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ व्यापार और वाणिज्य, इन सारे कार्यों को देखने का काम चौथे नंबर की जो समिति होती थी उसको करना था। पांचवी समिति विनिर्माण से संबंधित होती थी। अर्थात छोटे छोटे जो उद्योग लगे हुए थे उनमें जो वस्तुएं बनाई जाती थी, कच्चा माल प्राप्त करने के पश्चात उनसे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती थी, उन वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स या उन वस्तुओं की कार्यशैली, उन वस्तुओं की कह सकते हैं ढलाई, कारीगरी, विनिर्माण अर्थात नई वस्तुओं को तैयार करने के कार्य को देखना था। इसके अलावा अंतिम छठी समिति का काम टैक्स से संबंधित था।
अर्थात राजस्व से संबंधित था। प्रांत में जितने भी व्यापार या जो भी छोटे छोटे उद्योग धंधे कार्य कर रहे थे या कार्य करते थे, शिल्पी लोग थे जो अपने अपने सामानों को बेचते थे, इनसे टैक्स वसूलने का काम छठी समिति करती थी। इस प्रकार मौर्य प्रशासन में प्रत्येक प्रांत में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्थात पूरे प्रशासन में देखा जाए तो 30 सदस्यों वाली 6 समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। और इन समितियों में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरक के नाम से जाना जाता था। प्रांत हो गया, प्रांतपति जिसमें गवर्नर, जिसमें नियुक्ति किसकी होती थी? कुमार की। इसके अलावा जिले में या नगर में जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरक के नाम से जाना जाता था। जिले में नागरक जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसको कह सकते हैं आज के समय का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसका प्रमुख कार्य उस नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना था। सभी कार्य समस्त जो समितियां हैं संचालित हो रही हैं, इनके कार्यों में कोई बाधा नहीं हो, इन कार्यों की पूर्ति के लिए, इन कार्यों का सहयोग करने के लिए नागरक नामक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त जो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, सहयोग की बात होती थी, ये भी नागरक नामक अधिकारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में मैंने बताया प्रांत में समितियों में विभिन्न प्रकार के कार्य। इसके अलावा नगर होते थे, नगर का प्रमुख अधिकारी मैंने बताया आपको नागरक होता था। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जो अशोक के समय हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात जब अशोक स्थापित हो गया गद्दी पर, तब उसने कुछ विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें धम्म, महामात्य और रज्जुक प्रादेशिक, ये जो अधिकारी हैं इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। अशोक अपने शिलालेखों में कहता है कि धम्म और महामात्य ऐसे अधिकारी हैं जो प्रत्येक 5वें वर्ष के पश्चात समस्त राष्ट्र के दौरे पर जाएंगे और राष्ट्र के द्वारा क्या गतिविधियां संचालित हो रही हैं, धम्म का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कार्य इन अधिकारियों का काम होता था, इस कार्य की पूर्ति करना। इसलिए अशोक ने धम्म और महामात्र जो धार्मिक अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति की थी। इसके अलावा प्रादेश था, प्रदेश का एक प्रमुख अधिकारी होता था जो सेनापति की तरह कार्य करता था। इसके अतिरिक्त रज्जुक नामक अधिकारी, ये आपका राजस्व से संबंधित, लगान से संबंधित होता था। मैंने बताया धम्म, महामात्य और रज्जुक और प्रादेशिक, ये महत्वपूर्ण हमें अधिकारी मौर्य प्रशासन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मंत्री होता था। मंत्री का कार्य कह सकते हो कि डीलिंग करना, आपस में विचार आदान प्रदान करना, नीतियों का आदान प्रदान करना या मीडिएटर की भूमिका अदा करना मंत्री का उस समय महत्वपूर्ण कार्य होता था। इसके अलावा सन्निधाता एक अधिकारी होता था। सन्निधाता यह भी आपका राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था वो सन्निधाता कहलाता था। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज नामक पुस्तकों में
मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की भी चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने या चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में भी मौर्य प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में भी हमें मौर्य प्रशासन की चर्चा देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में जो अधिकारी बताए गए हैं, अर्थशास्त्र में 18 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। 18 प्रकार के अधिकारी मिलते हैं जिनको तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसमें मंत्री मैंने बताया, मंत्री आदान प्रदान अर्थात प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था। उसके अलावा नंबर 2 पुरोहित। पुरोहित धर्म एवं दान से संबंधित अधिकारी होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। युवराज राजपुत्र होता था। दवारिक ये राजकीय द्वारपाल से संबंधित एक अधिकारी या द्वार का रक्षक होता था। इसके अलावा अंतर्वैदिक ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। अंतःपुर मतलब जो राज परिवार का जो कह सकते हैं राजमहल होता था, राजमहल के अंतर्गत जो गतिविधियां होती थी उसको देखना, उनकी व्यवस्था करना अंतःपुर नामक अधिकारी के अंतर्गत आता था। इसके अलावा समाहर्ता, समाहर्ता कई बार पेपर में भी आ चुका है। समाहर्ता जो अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में, इसका प्रमुख कार्य आय का संग्रह करना था, अर्थात जो राजस्व था उसकी वसूली करना था, उसको इकट्ठा करके रखना था। समाहर्ता नामक कह सकते हो कलेक्टर या कलेक्टिव से बना हुआ शब्द है। तो समाहर्ता एक आय को संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा प्रशासता, प्रशासता जेलर होता था। जो मौर्य प्रशासन में जिन अपराधियों को सजा दी जाती थी और जिन जेलों में उनको रखा जाता था, उन जेलों का प्रमुख अधिकारी प्रशासता हुआ करता था। इसके अलावा प्रादेशिक, ये एज ए प्रादेशिक एक कमिश्नर की तरह कार्य करता था। मैंने बताया कुमार प्रमुख हो गया, कुमार हो गया प्रांत का गवर्नर या प्रांतपति। उसके अतिरिक्त नीचे प्रादेष्टा ये एज ए कमिश्नर ही कार्य किया करता था। एज ए कमिश्नर की तरह कार्य करने वाला व्यक्ति प्रादेष्टा नामक अधिकारी होता था। एक पौर नामक अधिकारी मिलता है जो नगर का कोतवाल कहा जाता था। व्यवहारिक ये एक न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं, धर्मस्थली और कंटक शोधन। धर्मस्थली और कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी से संबंधित हुआ करते थे और धर्मस्थली न्यायालय आपके राजस्व से या दीवानी से संबंधित हुआ करते थे। तो धर्मस्थली न्यायालय में जो न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहते थे? व्यवहारिक। इसके अलावा नायक ये नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। जैसे नागरिक होता था, नागरिक के अंतर्गत कुछ पुरवा या कुछ गांव या कह सकते हैं कुछ आबादी निश्चित क्षेत्र पे कर देते हैं, वहां का अधिकारी नायक कहलाता है। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों से संबंधित होता था। एक मौर्य प्रशासन में कर्मांतिक नामक अधिकारी मिलता है। ये उद्योग और कारखानों से संबंधित अधिकारी मिलता है। दंडपाल ये सेना का सामान एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। सेना का सामान एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन कहलाता था? दंडपाल। दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला अधिकारी दुर्गपाल होता था। और अंतिम 18वां आपका अंतपाल है, अर्थात मौर्य प्रशासन में सीमांत क्षेत्रों में जो दुर्ग बने हुए थे उनकी रक्षा करने वाला अधिकारी सीमांतपाल या अंतपाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने आपको मौर्य प्रशासन के बारे में समस्त जानकारी दी। मैंने बताया 4 प्रांत, चारों प्रांत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इनकी अलग अलग राजधानियां। उत्तर की तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पश्चिम में उज्जैनी और पूर्व में तोसली। प्रांतों में
सबसे ऊपर राजा होता था, उसके पश्चात प्रांत होते थे। प्रांत का जो अधिकारी कौन? प्रांतपति, जिसको कुमार कहते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में कुमार की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसके 30 सदस्य 5-6 समितियों में बटे हुए थे। 5-5 सदस्यों की समिति होती थी। प्रत्येक समिति का अपना अपना कार्य होता था। उद्योग धंधे से संबंधित, आय व्यय से संबंधित, विनिर्माण से संबंधित, जन्म मृत्यु से संबंधित इत्यादि कार्य समितियों के हुआ करते थे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद होता था, नगर का अध्यक्ष होता था, प्रादेष्टा होता था, और प्रादेष्टा के अलावा आपका नागरक, प्रादेष्टा, सीमांतपाल, अंतपाल, रज्जुक, धम्म महामात्र, ये तमाम अधिकारी आपको मौर्य प्रशासन में देखने को मिलेंगे। 18 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में भी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने आपको मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन आपको पढ़ा दिया, और ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और हम आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके, जिसमें गुप्त साम्राज्य संभवतः है, उसको हम पढ़ेंगे। नमस्कार।